नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज बात करेंगे ट्विटर की और इलॉन मस्क की। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि मस्क है कि मानता नहीं, क्योंकि इलॉन मस्क के मन में जब जो आता है तब वो कर देते हैं। हालिया मामला है कि उन्होंने अचानक से ट्विटर का जो लोगो है वो बदल दिया। वहां पर जो प्यारी सी सुंदर सी चिड़िया होती थी उसकी जगह उन्होंने डॉज कॉइन का जो डॉगी है वो लगा दिया है, कुत्ते की फोटो लगा दी उन्होंने। और इससे सारे ट्विटर यूजर्स में एक तरह से तहलका मच गया। अब इसके पीछे इलॉन मस्क की क्या सोच है, क्या वो कुछ आगे और कुछ कहेंगे, या एक परमानेंट बदलाव है, आगे आपके मोबाइल पे भी लोगो चेंज हो जाएगा, या फिर ये कोई उनकी मस्करी है या मनमानी है। अक्सर इस तरह के काम, लेकिन जब से इन्होंने ट्विटर को खरीदा है इलॉन मस्क करते रहते हैं और वो चौंका देते हैं। और अब इस पर कई सवाल भी उठने लगे और हमको भी लगता है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा। शामिल होंगे कुछ इसमें खास मेहमान कि मस्क हैं कि मानते नहीं, एक के बाद एक कुछ ना कुछ किए जा रहे हैं। एक वानगी आपको दिखा देते हैं पहले कि अब तक क्या क्या कुछ कर चुके हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। तो क्या बोले इसको, मस्क की मनमानी कहें, मस्खरी कहें। ट्विटर का लोगो उन्होंने बदल दिया, अचानक से डॉज कॉइन का जो डॉगी है वो भी एक मस्करी और मजाक के लिए ही, जब वो डॉज कॉइन आया था तो यूज किया गया, तो उसको उन्होंने उस चिड़िया की जगह लगा दिया। यानी चिड़िया की जगह एक डॉग का फोटो उन्होंने ट्विटर के बाकायदा, हालांकि सिर्फ वेब वर्जन पे दिखाई दिया, मोबाइल पे नहीं दिखाई दिया, लेकिन लोगो तो भाई बदल दिया इन्होंने। फिर जब से आए हैं ब्लू टिक के लिए सब्सक्रिप्शन सर्विस लेकर आ गए, उसमें भी ढेर सारा कंफ्यूजन है, हटाएंगे नहीं हटाएंगे, कितने पैसे रखेंगे, ब्लू टिक देंगे। इनफैक्ट अमेरिकन मीडिया ने तो कह दिया कि भाई हमें नहीं चाहिए आपकी सब्सक्रिप्शन सर्विस। सीईओ पराग अग्रवाल को उन्होंने आते ही साथ हटा दिया था, और भी कुछ लोगों को निकाला। बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छटनी कर दी, एक मेल भेजा कि इतना काम करना पड़ेगा, सोना छोड़ना पड़ेगा, ये होगा वो होगा। बहुत सारे लोगों ने तो इस्तीफा दे दिया। कर्मचारियों को देर तक काम करना, जो मैंने आपसे कहा कि इस तरह की एकदम धमकी भरी उन्होंने चिट्ठी लिख दी थी उनको। तो ऐसे कई काम हैं जो इलॉन मस्क ने लगातार किए, और वही हम इसे कहें कि मस्क की मस्करी बोले, मनमानी बोले, क्या बोले, ये तो कह ही सकते हैं कि मस्क मानते नहीं है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं संदीप बुत्की, एडिटर द मोबाइल इंडियन, ध्रुव भूटानी, एडिटर एंड्रॉयड अथॉरिटी, और वियान गुलाटी, टेक एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो संदीप बुत्की साहब, जैसा मैं कह रहा हूं कि या तो हम इलॉन मस्क को समझ नहीं पाते, जो वो करते हैं हमारी समझ से बहुत तो ऊपर का वो कुछ करते हैं, या फिर अब वक्त आ गया कि उनकी समझदारी पर सवाल उठे। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा है विपिन, और को इसलिए सोचना पड़ रहा है कि क्या हमें उनकी बात समझ में नहीं आती है या हम कुछ अलग ही सोचते हैं। उसके बारे में शायद जब तक कार्यक्रम आगे बढ़ेगा शायद इस पे हम और डिस्कशन कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हमें ये देखना चाहिए कि एलॉन मस्क किसके ओनर है। वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ओनर है, और एक जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो किन से बनता है? वो बनता है लोगों से, यानी कि आम कंज्यूमर से, जो भी उस ऐप को यूज करते हैं, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, उस पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए बनाया जाता है। और ये भी ध्यान में रखा जाता है कि जो भी फीचर्स वहां पर मिले वो उनके बेनिफिट उनसे उनको मिले, या फिर उनका काम आसान हो, या और उनको उस प्लेटफॉर्म में रहने के लिए और कुछ एक कैरेट मिले। लेकिन हाल ही के दिनों में जैसा आपने बताया, ऐसी सारी चीजें हो रही हैं जिससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहले हमारे पास दुनिया में हमने कोई भी सरफिरा कहें, अगर मतलब सरफिरा सीईओ नहीं देखा है, या फिर एकदम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करने वाले सीईओ नहीं देखे हैं, लेकिन उनके जो डिसीजंस होते थे उन पे लोगों को कभी अचरज होता था, कभी गुस्सा आता था, कभी अच्छा लगता था, कभी लगता था ये क्या कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है। लेकिन इनके जो डिसीजंस हो रहे हैं उसमें इन सब के अलावा, यानी कि कंफ्यूजन, डर, गुस्से के अलावा एक और चीज उठती है, वो है शक। अभी कहेंगे शक कैसे आ गया? जैसे कि आपने अपने स्टार्टिंग बताया था कि डॉज कॉइन का जो लोगो भाई साहब है, डॉगी जी, वो आ गए तो चिड़िया को तो उड़ा दिया, डॉगी भाई साहब को वहां पर काबिज कर दिया है। इससे शक इसलिए उठ रहा है कि कोई भी एक प्लेटफॉर्म होगा वो ऐसी चीज को उधर नहीं लाएगा या दिखाएगा अपने प्लेटफॉर्म पे जिससे किसी चीज को इमीडिएटली फायदा हो सकता है। जिस दिन ये पूरा चेंज हुआ, चिड़िया का जो केस था उनको खुला कर दिया, 30% जंप किया है डॉज कॉइन का प्राइस। अब वो कहते हैं नहीं, डॉज कॉइन तो हम टेस्ला में भी लेते हैं, बहुत सारे और भी ले रहे हैं। जी हाँ, इक्का दुक्का
रिटेलर्स लेते हैं डॉज कॉइन इंटरनेशनली, लेकिन अभी भी वो एक ग्लोबल करेंसी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप उसको बिटकॉइन की तरह यूज कर सकते हैं या यूएसडीटी की तरह यूज कर सकते हैं, इथेरियम की तरह यूज कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपने जो हरकतें की हैं उससे कुछ लोगों को फायदा हो रहा है। बाय द वे, इस चीज के ऊपर, एलॉन के ऊपर अभी भी केस चल रहा है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। उससे पहले इन्हें ये कर लिया है। तो उनने क्या करके रखा है, वो एक पुराना एक सीरियल आता था जिसमें यक्कू किरदार होते थे, वो कहते थे अंधेरा कायम रहे। ये कहते हैं कंफ्यूजन कायम रहे, और उसका फायदा किसको होगा वो तो वो ही जानते हैं या ऊपर वाला जानता है। राइट। तो गौरव, यहां पर क्या कहें, क्या इलॉन मस्क ने ट्विटर को, मतलब देखिए ट्विटर की कहानी भी कैसी है, और वो सब पोस्ट भी करते रहते हैं कि किसी पत्रकार ने उनसे पूछा, उन्होंने लिखा आई लव ट्विटर, तो उन्होंने कहा खरीद क्यों नहीं लेते, उन्होंने कहा कीमत कितनी है, फिर खरीद भी लिया, कैसे खरीदा वो हम सब जानते हैं, उस डील में कितनी चक्रियां उन्होंने घुमाई है। तो फाइनली इलॉन मस्क ने क्या ट्विटर को या तो ऐसा मान लिया कि खिलौने की तरह है, जबकि जैसा अभी संदीप कह रहे थे कि भाई ये दुनिया की जानी मानी माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, इस पे इतना कुछ होता है, बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, सब कुछ है, और उसकी एक जगह है। ठीक है, आपके कमर्शियल डिसीजन फिर भी समझ में आ सकते हैं कि आप कंपनी को घाटे से फायदे में लाना चाहते हो, आप उसमें सब्सक्रिप्शन ऐड करना चाहते हो, लेकिन आप ये जो कभी भी कुछ भी कर देते हो उसके साथ, ये कितना लॉजिकल है? विपिन, जैसे लाइक अभी जो उन्होंने डॉज कॉइन और जो डॉज का आइकन वहां पे जो चेंज किया है, काफी हिसाब से देखा जाए तो काफी डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है। बिल्कुल उससे एक दो दिन पहले व्हाइट हाउस ने भी नोटिफिकेशन दिया था कि वो ट्विटर ब्लू की सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे। हर ऑर्गेनाइजेशन, हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन कह रही है कि वो ट्विटर ब्लू की सब्सक्रिप्शन नहीं लेने वाली। एंड इलॉन मस्क को न्यूज अपने फेवर में कैसे शिफ्ट करनी है या फिर बैड न्यूज से कैसे शिफ्ट करना है, वो बहुत अच्छी तरह आता है। एंड ये मोमेंट उसने क्रिएट जैसे ही कब से उन्होंने जब से किया है कि आइकन चेंज कर दिया, सारी न्यूज आप देखेंगे सारी शिफ्ट हो गई है। अब ये मजाक के अराउंड न्यूज बन गई है, रादर दैन द फैक्ट के जो उनका सबसे प्राइमरी मींस था ट्विटर को प्रॉफिटेबिलिटी के टूवर्ड्स ले जाने के लिए, वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, कोई पे नहीं करना चाहता वेरिफिकेशन सर्विस के लिए। राइट, कोई पे नहीं करना चाहता है, कोई, सारे अमेरिकी मीडिया संस्थानों ने मना कर दिया। व्यान गुलाटी, थोड़े इनके सब्सक्रिप्शन पे ही बात कर ले। उस सब्सक्रिप्शन को लेकर भी शुरू से कंफ्यूजन है, कितने पैसे होंगे, किस देश में कितने होंगे, किस डिवाइस पे कितने होंगे, फिर आज शुरू हो रही है, फिर कल शुरू हो रही है, फिर वो गोल्डन टिक $1000 82,000 रुपए कंपनी के लेवल पर कंपनी को मिलेगा कि उसके साथ में जितने एम्प्लॉइज हैं उनको भी मिलेगा, फिर इंडिविजुअल को मिले, मतलब कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। वैसे ये ब्लूटिक जो सब्सक्रिप्शन बेस पे हो गया है, मेरे हिसाब से आजकल ये इंडिया में स्पेशली एक स्टेटस सिंबल बन गया है। और स्टेटस सिंबल, मुझे लगता है लोग इसको कमर्शलाइज कर रहे हैं, ट्विटर स्टेटस सिंबल को, और लोग उसको कैसे यूज करना, आपको एडिशनल, और सब्सक्रिप्शन मॉडल भी बहुत बढ़ गया है आने वाले टाइम में। जैसे हमारा Amazon, नेटफ्लिक्स जैसा जितने आ गए हैं, वैसे ही आई थिंक ये इस मॉडल में जाना चाहता है ट्विटर वाला, ट्विटर में भी, जिससे हम नहीं वियान, आप जाइए, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन उसमें कंपैटिबिलिटी तो दिखे, पैरिटी तो दिखे। इतनी हैपहज़र्डनेस की आज एक चीज कल दूसरी चीज, ऐसा लग रहा है कि आप इसे मतलब घर की किसी दुकान की तरह चला रहे हैं जिसमें आप ही को सामान रखना है और आप ही ने उससे उठा लेना है। अब इलॉन मस्क एक बहुत अथॉरिटेटिव और डोमिनेटिंग लीडर है, अगर आप नोटिस करो, जब चाहे वो कोई नहीं, एक बात बताइए, वो अपनी टेस्ला में कह दे कि मैं 4 की जगह 3 ही पहिए लगा के दूंगा, तो क्या बिकेगी वो कार? पता नहीं, लोग खरीद भी सकते हैं। तो फिर ट्विटर के साथ ऐसा क्यों? ट्विटर को बहुत एक, आई थिंक वो एक नया स्ट्रक्चर देना चाहता है मेरे हिसाब से इलॉन मस्क, एंड उससे आई थिंक काफी चेंजेस आएंगे। अभी इतना पॉपुलर नहीं हुआ है जो आप हमें देख रहे हैं। फिर आई थिंक एक और डिस्कशन पे शायद कुछ और चीजें निकल आए, इसका शायद ये जो चेंज है एक जो आने वाला होगा, उस पर हम अभी तब बात करेंगे जब क्या होगा। अभी हम बस एक जनरल डिस्कशन करें कि क्या इसका फायदा होगा, क्या नहीं होगा। मेरे हिसाब से बहुत सारे लोग अभी इस पे सब्सक्रिप्शन बेस में चले भी जाएंगे, स्पेशली इन इंडिया मास मार्केट में। ठीक है, बाहर तो इसमें लोग बिल्कुल नहीं करना चाहते। चलिए हम इस पे और भी आते हैं। वैसे संदीप, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सवाल और है। चलिए आप सब्सक्रिप्शन के पैसे ले लीजिए, उन्होंने कहा है कि अब आपको मतलब सिक्योरिटी की बात जब आती, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी उन्हीं को मिलेगा जो ये सब्सक्रिप्शन लेंगे। आपको नहीं लगता कि मॉरली और टेक्निकली ये चीज गलत है? आपको साइट को सेफ बनाने के लिए तो सारे काम करने चाहिए, कम से कम उसके लिए पैसे नहीं मांगने चाहिए। विपिन, सबसे पहले एक चीज तो हम सब जानते ही हैं कि एलॉन मस्क का मीडिया से 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है।
और जब 36 का आंकड़ा रहा है तो कुछ ना कुछ करते रहते हैं कि अगर डायरेक्ट कोई बात नहीं करना चाहता, मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा जो कवर करना पड़ेगा लोगों को, और वो उस चीज में, जैसे ध्रुव ने भी कहा, वो काफी हद तक सफल रहे हैं डाइवर्जेंट टैक्टिक्स को यूज करते हुए। लेकिन यहाँ पर जो आपने पहला भी सवाल पूछा था, दूसरा सवाल जो पूछा, दोनों के दोनों एक्चुअली इंटरलिंक्ड है। अब ये आ रहा है कि आपका सबसे पहले एक सर्विस नहीं है, जो आपका प्लेटफॉर्म है ट्विटर, सर्विस नहीं है। सर्विस में आपको हमेशा कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल या फ्रीमियम मॉडल देंगे तो चलेगा। आपका एक प्रोडक्ट है, आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर लोग आके अपनी ओपिनियन देते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, अपने व्यूज शेयर करते हैं और इंटरेक्शन होती है, यानी कि पब्लिक से ये प्लेटफॉर्म है। और पब्लिक जब तक नहीं होगी, अगर चाहे कितने भी लोग सब्सक्रिप्शन ले ले या इक्का दुक्का भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और लोग प्लेटफॉर्म पे क्यों आते हैं? ऐसे प्लेटफॉर्म में डेटा कंज्यूम करने के लिए वो आते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्हें सही डेटा मिल रहा है, या फिर वो डेटा कंज्यूम करना चाहते हैं उन लोगों से जिन पे उनकी निगाहें रहती है, उनको मालूम है यहां से हमें डेटा कंज्यूम करना है। अब यहाँ पर जो पहला ब्लू टिक जब लॉन्च हुआ था, वो क्यों हुआ था? वो इसलिए था, इस सेंस ऑफ अथॉरिटी देने के लिए, एक लोगों को एक भरोसा दिलाने के लिए कि ये जो बंदे हैं जिन्हें ब्लू टिक मिला हुआ है, ये बंदे सही है, हमने वेरीफाई किया है और इनसे आपकी इंफॉर्मेशन आ रही है, सही आती है ज्यादातर, और हमने चेक किया है। अब समझ में आता है, ठीक है, आप अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हैं या उस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, दुनिया भर में बहुत चलता है फेक न्यूज, फेक कंटेंट, मतलब उसमें हमारी लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। अब सब्सक्रिप्शन मॉडल ला दिया और कहते हैं कि जो मीडिया भी है या फिर जो भी लोग जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी वाले लोग हैं, उनको भी खरीदना पड़ेगा, यानी कि कल जाके कोई भी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म की जो हमेशा से लोगों को शिकायत थी कि फेक कंटेंट या बकवास कंटेंट, जो कंटेंट किसी जगह से वेरीफाई नहीं है, वो आ रहा है, उसको कैसे रोका जाए, उस पे आपने आंख बंद कर ली। आपने शुतुरमुर्ग की तरह रेत के अंदर मुंह घुसा लिया और सोचा खतरा खत्म हो गया, सब्सक्रिप्शन ऑल कर दो तो इससे अब ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन एक अथॉरिटी का सिंबल था, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन होती है टेनेंट, बिल्कुल कोई घर रेंट पे लेता, वो था। अब आपने पुलिस वेरिफिकेशन हटा के कह दिया भैया एक एग्रीमेंट दे दो और उसमें नोटरी के साइन की जरूरत नहीं है, बस पैसा डालो, उसके ऊपर वेट डाल दो, देखो आपका काम कैसे चलेगा। इससे आप प्लेटफॉर्म को सुधार रहे हैं या उसमें? वेरी वैलिड पॉइंट, बिल्कुल संदीप, वेरी वैलिड पॉइंट कि आप इससे प्लेटफॉर्म सुधार रहे हैं या उल्टा उसको और गर्त में लेके जा रहे हैं। वो एक जगह मैंने उनका ट्वीट भी देखा था जहां वो कह रहे हैं कि अब ये इसमें कोई भेदभाव नहीं रहा, मैंने सब भेदभाव खत्म कर दिया, जो चाहे खरीद ले। लेकिन गौरव भूटानी, ये आपको कहने सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन टेक्निकली आप प्लेटफॉर्म को और वर्नरेबल बना रहे हैं। बिल्कुल, पर जैसे आपने कहा कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन की जो आपने क्वेश्चन रेज किया था पहले, राइट, टू फैक्टर जो है वो टेक्स्ट मैसेज से टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन जो है उसको ब्लॉक कर दिया है उन्होंने रेगुलर सब्सक्राइबर्स के लिए। अगर आप ऑथेंटिकेटर ऐप यूज करते हैं तो आप फिर भी यूज कर सकते हैं। और देखा जाए तो ये फिर से एक और कॉस्ट सेविंग मेजर है, बिकॉज SMS टेक्स्ट मैसेजेस भेजने के जो है उन इलॉन मस्क के अकॉर्डिंग उनका जो था आई थिंक $100 मिलियन और समथिंग, काफी मतलब एक्स्ट्रॉर्डिनरी अमाउंट उन्होंने इसका कोट किया था जो उनका एक्सपेंडिचर हो रहा था वो मैसेजेस भेजने में। थोड़ा बिलीवेबल नहीं है, थोड़ा यही लगता है कि लोगों को फिर से इंकरेज करने की ट्राई थी ट्विटर ब्लू के लिए सब्सक्रिप्शन लेने के लिए। नहीं है कि क्या आपको मैसेज भेजने में मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कॉस्ट आ रही है, बिल्कुल बिलीवेबल नहीं होगा। बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक यू सेड, और इतना तो उनका सब्सक्राइबर बेस है नहीं। और लेट्स बी ऑनेस्ट कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है वो आप हर बार थोड़ी करते हैं जाके, वो मोस्ट लोग करते भी नहीं है। करना चाहिए, और ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि लोगों को करना चाहिए टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक्टिवेट, बट मोस्ट लोग नहीं करते। तो अगर हम ट्विटर के एक्टिव यूजर बेस में से देखा जाए, मे बी 20%, 25% भी अगर लेके चले लाइक ऑप्टिमिस्टिक होके, उसकी जो उन्होंने कॉस्ट स्टेट की है वो नहीं है। सो ये फिर से एक और वही तरीका है कि मतलब और यूजर्स जो है ट्विटर ब्लू के लिए सब्सक्राइब करें। एंड एट दिस पॉइंट ट्विटर को प्रॉफिटेबिलिटी पे ले जाने के लिए उनके पास और कोई ज्यादा रास्ते बचे नहीं है। अगर आप देखिए तो ट्विटर ब्लू में भी यही वो प्रॉमिस करते हैं कि 50% कम एड्स आपको मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको एड फ्री एक्सपीरियंस मिलेगा कुछ और सर्विसेज की तरह। जैसे यूट्यूब पे अगर आप प्रीमियम सर्विस लेते हैं तो उस पर एड्स आपको नहीं मिलते, यहाँ पे एड्स आपको कम मिलेंगे। सो ये सारे के सारे अगर आप देखा जाए तो डेस्परेट मेजर्स है कि कहीं से तो कंपनी को प्रॉफिट बनाने का तरीका मिले। ठीक है, आप प्रॉफिट बनाइए, लेकिन आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जो कि डिफरेंट प्लेटफॉर्म है उसकी ऑथेंटिसिटी को खत्म करने पे आ जाएं, वो थोड़ा अजीब सा लगता है। प्रॉफिट बनाने के शायद ये बड़े विचित्र से तरीके हैं। हो सकता है इलॉन मस्क को इसी तरीके से, क्योंकि हमने उनको टेस्ला
ड्राइव करते हुए देखा है, मतलब कि कंपनी को हमने स्पेस एक्स देखा है, वो डायरेक्टली आपसे हमसे मतलब प्रोडक्ट सीधा हाथ में आता था, बीच की कहानी हमें नहीं पता है। लेकिन यहाँ बड़ा विचित्र सब कुछ हो रहा है। अभियान ये बताइए कि क्या जिस तरीके से अमेरिकन कंपनीज ने या अमेरिकन मीडिया कंपनीज ने मना कर दिया है कि नहीं चाहिए हमें आपका ब्लू टिक, नहीं चाहिए हमें आपका गोल्डन टिक, ये और भी बहुत सारी वर्ल्ड वाइड फिनोमेना हो सकती है और ये उल्टा पड़ सकता है दांव उन पे। जैसे अभी ट्विटर ने रिमूव कर दिया था न्यूयॉर्क टाइम्स उनका पूरा बैच बेसिकली, बट अगर लोग यूएस में स्पेशली पीपल हु विल, आप लोग लेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो दे विल नॉट पे फॉर इट। लोग अथॉरिटेटिव अपने एंड पे भी है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। पे करके सबको सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारे और भी पोर्टल्स भी आ जाएंगे जो सब्सक्राइब कर लेंगे। बट मेरे को लगता है कि जो स्पेशली जैसे हम इंडिया ले और यूएस भी ले ले, आप राइज मिलेगा, बट उसमें आप फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे कौन सा अथॉरिटी कंटेंट जा रहा है। पब्लिकेशंस में भी, पब्लिकेशंस तो क्या है, वो क्या तब भी लोग आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, ट्वीट करेंगे, बिकॉज उनका पहले से ऑडियंस बन चुकी है वहां पे। राइट। ऐसा तो नहीं होगा कि वहां से उनके फॉलोअर डाउन हो जाएंगे, उनका ब्लू बैच नहीं होगा। और ब्लू बैच उनके पास पहले से भी और जगह पे पोर्टल में है, उन्होंने अर्न किया है, न्यूयॉर्क वगैरह अप्लाई करके अर्न किया है। उससे अगर नहीं होगा कि आपको मतलब हमारे को कोई इंक्रीज और डिक्रीज में कोई रीडरशिप में नहीं आएगा, तब भी लोग फॉलो करेंगे उसे। मेरे हिसाब से तो ये है ब्लू टिक। बट हाँ, एक स्टेटस सिंबल है जो एक आ गया है, बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज बहुत लेंगी, वो भी इंक्रीज होगा। दिस इज ध्रुव ने जो बोला है, ये बहुत डेस्परेट मूव है कि वेरिफिकेशन को कैसे बिजनेस मॉडल में देखा जा सकता है। इससे आगे मुझे लगता है और फीचर्स भी आएंगे, जैसे आप बाकी YouTube और इन सब में आप देखते हो बिल्कुल कंप्लीट आपको ऐड नहीं आते हैं। हाँ जी, बात तो यहाँ तक हो रही है कि इलॉन मस्क इसको एक सुपर ऐप बनाना चाहते हैं, वो आगे यहाँ पर चीजें बेचना चाहते हैं, यहाँ पे सब कुछ मतलब जैसे आप देखते हैं कि टिकट भी बुक कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, वो भी कर लीजिए। हम कह रहे हैं सारी बातें ठीक है, आपको जो करना है करिए, लेकिन उसमें एक ऑथेंटिसिटी नजर आनी चाहिए। जैसे शुरुआत में कहा था ना संदीप ने कि भाई शक होता है, वो तो नौबत मत लेके आइए, उसको एक प्रोसेस के साथ कीजिए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद कुछ और चीज़ों पे विचार विमर्श करेंगे कि एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जिस पे दुनिया भर में बातें होती थी, ठीक है उसमें कुछ चीज़ें खराब हो सकती हैं, कुछ फेक अकाउंट्स हो सकते हैं, उनको निपटाने के और अलग हटाने के कई तरीके हैं, लेकिन जिस तरीके से इलॉन मस्क इसे हैंडल कर रहे हैं, ये कब तक चलेगा और क्या इससे ट्विटर की जो एक वैल्यू क्रिएट हुई थी, जो ब्रांड वैल्यू बनी थी, वो कहीं नीचे तो नहीं चली जाएगी? क्या दूसरी इस तरह की कंपनीज को निकलने के लिए एक मौका मिलेगा? ये सारे सवाल छोटे से ब्रेक के बाद। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरर M&M के बारे में, महिंद्रा एंड महिंद्रा। दरअसल इसकी शुरुआत जो हुई थी वो JC, KC और गुलाम मोहम्मद साहब की तरफ से शुरुआत की गई थी। तो इस कंपनी का नाम था महिंद्रा एंड मोहम्मद। शुरुआत में तो एक स्टील कंपनी के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब पार्टीशन हुआ तो गुलाम मोहम्मद साहब इस कंपनी से बाहर गए और वो पाकिस्तान के पहले वित्त मंत्री के तौर पर शुमार हुए और फिर JC, KC की तरफ से इस कंपनी को फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया गया और इसका नाम भी बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा किया गया। बहुत गौरतलब बात यह भी है कि सन 2000 में भारत को जब पहली SUV मिली थी तो महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से ही आई थी, स्कॉर्पियो उसका नाम था। और एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपना एक खुद का म्यूजियम भी चलाता है, जिसको वो आमतौर पे म्यूजियम ऑफ लिविंग हिस्ट्री के तौर पे जाना जाता है। वहाँ पर कई सारे पुराने ऑटोमोबाइल से रिलेटेड या महिंद्रा की हिस्ट्री से रिलेटेड इंटरेस्टिंग चीज़ें भी आपको वहाँ पे मिलेंगी। तो ऐसे कई सारे फैक्ट M&M से रिलेटेड हैं। ऐसे ही कुछ और फैक्ट लेकर हम आगे भी आते रहेंगे। डू यू नो में आज हम बातचीत करेंगे देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी यानी कि मारुति के बारे में। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो मारुति सुजुकी, जैसा कि नाम से तो लगता है लेकिन ये है नहीं सरकारी कंपनी। इसकी शुरुआत दरअसल सरकारी कंपनी के तौर पे हुई थी, बाद में इसका हिस्सा जो था वो इनकी विदेशी पार्टनर सुजुकी को बेच दिया गया था और आज ये पूरी तरह से एक विदेशी कंपनी के तौर पर कामकाज करती है। इस कंपनी के पहले MD जो थे वो संजय गांधी साहब थे। हालांकि वो इसकी जो ड्रीम कार थी उसको ड्राइव नहीं कर पाए, लेकिन वो पहले MD के तौर पर कंपनी के शुमार हुए थे।
कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर बात की जाए तो पहली मारुति गाड़ी जो थी वो डिलीवर की गई थी ग्रीन पार्क के एक रेजिडेंट को, जिनका नाम था हरपाल सिंह साहब, और उस गाड़ी की कीमत थी महज 47,500 रुपए के आसपास। यानी कि आज से ठीक 39 साल पहले जब ये गाड़ी पहली गाड़ी मारुति ने डिलीवर की थी तो महज 47,000 रुपए के आसपास की थी, और वो भी ग्रीन पार्क के एक सिटीजन साहब को, जिनको दी गई थी, और उन्होंने आखिरी तक उस गाड़ी को अपने पास होल्ड भी किया। तो ये मारुति से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, आगे कुछ और फैक्ट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे। CNBC आवाज है बजट का असली डेस्टिनेशन। CNBC आवाज की बजट मेगा कवरेज का YouTube पर दबदबा। बजट के दिन YouTube पर मिले अपने कॉम्पिटिटर्स से 169% ज्यादा व्यूज। बजट के दौरान मिले आपके बेशुमार प्यार और विश्वास के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए CNBC आवाज, आपके मुनाफे की बात। डू यू नो में आज हम बातचीत करने वाले हैं एशिया की सबसे बड़ी एडहेसिव कंपनी पीडीलाइट के बारे में। दरअसल इससे रिलेटेड एक बहुत ही लंबी हिस्ट्री भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं। तो शुरुआत करता हूं। पहली चीज, इसका सबसे प्रोमिनेंट प्रोडक्ट जो है फेविकोल, दरअसल वो एक विदेशी प्रोडक्ट मोबिकोल के नाम पर इंस्पायर्ड है, जिसमें कोल का मतलब होता है जोड़ना, यानी दो कमोडिटीज को स्ट्रांगली बॉन्ड जब किया था तो उसे कोल बोला जाता है, जिसके नाम पर इस कंपनी का प्रोडक्ट का नाम जो है वो इंस्पायर किया था। ये जर्मन प्रोडक्ट था मोबिकोल, उसके नाम पर इंस्पायर किया गया फेविकोल। इसके अलावा जो कंपनी के फाउंडर्स हैं वो शुरुआती कारोबार में बतौर लॉयर थे, लेकिन उन्होंने अलग अलग प्रोफेशन किए, जिसमें कई सारे बिजनेस भी किए, और एक ऐसा समय था कि उन्होंने पियोन का भी काम किया, लेकिन वहाँ से अपने बिजनेस को इनिशिएट किया, शुरुआत किया, और धीरे धीरे हम सब जानते हैं किस तरह से उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा प्रोडक्ट क्रिएट किया है। शुरुआती दौर में जो ग्लूज थे वो एनिमल फैट से बनते थे, लेकिन धीरे धीरे इसको सिंथेटिक फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और सिंथेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही पीडीलाइट की जो शुरुआत है वो आपको होते हुए दिखाई पड़ेगी। शुरुआत में साइकिल इंपोर्ट है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा, और हम कह रहे हैं मस्क है कि मानता नहीं, एक के बाद एक कुछ भी फैसले मस्क करते हैं। मसलन उन्होंने इस बार तो ट्विटर का जो लोगो है वो चिड़िया, उसको हटा के एक डॉगी का फोटो लगा दिया, जो कि डॉज कॉइन से आया था। अब इसके पीछे लोग कई मतलब निकाल रहे हैं, लेकिन मस्क अपनी मनमानी करते रहते हैं। चलिए फटाफट, अब समय रह गया कम, तो मैं कुछ क्विक आंसर चाहूंगा अपने मेहमानों से। संदीप, ये बताइए कि ये जो सब कुछ मस्क ने अभी तक किया है ट्विटर को लेने से आज तक, और आगे जो भी हम एंटिसिपेट करें कि कर सकते हैं, क्या वो ट्विटर की एक जो इमेज थी, ओवरऑल वो जो ब्रांड आइडेंटिटी थी, उसको नुकसान पहुंचा रहा है? बिल्कुल, अभी तक जितने भी उन्होंने स्टेप लिए हैं उसकी ब्रांड आइडेंटिटी को नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ जो कंज्यूमर्स का विश्वास बढ़ सकता था कि एलॉन जो कि चैंपियन बनते कहते हैं अपने आप को फ्री स्पीच के, उसमें जो लोगों में अपना मुकाम स्ट्रॉन्ग कर सकता था, उसमें भी सेंध लग गई है, उसमें भी कुछ हरकत होते नजर नहीं आ रही है, उल्टा विश्वास टूटते जा रहा है। जी गौरव, क्या इससे ट्विटर जैसे जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं, या मसलन मैं बात करूं इंडिया में कू जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको एक मौका हाथ लगेगा अपनी जगह बनाने का? डाउटफुल है। कू ने अभी तक वैसे भी कोई अपना ज्यादा ऑथेंटिसिटी एस्टैब्लिश कर नहीं पाए हैं, एंड यूजर बेस भी रिलेटिवली लिमिटेड ही है। आई थिंक इंडिविजुअल यूजर्स पे इतना ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट प्रॉब्लम ये है कि ये प्रेसिडेंट सेट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम भी जो है अपना एक नया वेरिफिकेशन सर्विस लॉन्च करने की बात कर रहा है, एंड वो भी आई थिंक 1300-1400 रुपीज अ मंथ के अराउंड एविडेंटली प्राइस होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अपने अगर स्पेसिफिकली कू की बात की, अगर वो कोई मतलब रेवोल्यूशनरी कुछ इसमें नया चेंज ले आते हैं जहाँ पे आधार बेस्ड वेरिफिकेशन हो रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, आई डोंट सी के बाकी प्लेटफॉर्म्स में ऐसा जितना कोई फर्क आएगा। ओवरऑल तो प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बड़ी यही है, ऑथेंटिसिटी की एंड वेरिफिकेशन की, एंड ऑर्गेनाइजेशंस के पास अब कोई ज्यादा रीजन बचा नहीं है यहाँ पे किसी भी चीज के लिए पे करके अपने वेरिफिकेशन लेने का। ठीक है, एट लास्ट मेरा सवाल कि
अगर ये जो शुरुआत इन्होंने की है और इसका ये हिस्सा जो मनमानी वाला हिस्सा है या जो भी वो करते रहते इलॉन मस्क वाला हम सब निकाल दें, लेकिन क्या विहान इन्होंने एक काम तो कर दिया है कि ये जितने प्लेटफॉर्म है डिजिटल वाले, अब चाहे क्योंकि इंस्टाग्राम भी आ गया, फेसबुक भी जो अभी बात कर रहे थे कहानी हम सुन रहे हैं कि वहां पर भी अब पेड सब्सक्रिप्शन आ जाएंगे, इसकी शुरुआत इन्होंने कर दी और आगे इन सब चीजों के लिए पैसे देने होंगे। हो सकता है, अगर आपको वैसे एक चीज बताओ, अगर आपको वैल्यू एडिशन मिल रहा हो सब्सक्रिप्शन देके तो सारे यूजर शिफ्ट हो जाएंगे। यस, बहुत टाइम लगता है एक ट्रांजिशन होने में, एक फ्री से लेके प्रीमियम वर्जन में जाने में या पेड वर्जन जाने में, बट लोग शिफ्ट ले आ सकते हैं उस शिफ्ट में। बट यूजर बेस बहुत धीरे धीरे इंक्रीज होता है इसमें, ऐसा ड्रास्टिक नहीं होता, डिपेंड करता है वैल्यू एडिशन, क्या सिर्फ ऐड से करके या बहुत अच्छा कंटेंट आ रहा है या आपको बहुत अच्छी चीजें आपको कंटेंट अच्छे इंफॉर्मेशन मिल रही हो जिससे आपकी डिसीजन अच्छा हो रहा हो, तो उस पर डिपेंड करता है सारा। ठीक है, तो कुल मिला के ये कि भाई ठीक है, पेड सर्विस अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है, वो हो सकता है कि यहां से आगे बढ़ता हुआ नजर आए, शायद किसी को उसमें दिक्कत भी नहीं है क्योंकि वो किसी भी कंपनी का अपना हक है कि वो किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को कब तक फ्री रखे और कब उसके पैसे ले। लेकिन इसके लिए इलॉन मस्क ने जो तरीके अपनाए हैं उस पर बहुत सारे लोगों को आपत्ति हो सकती है और उसके कुछ रिएक्शन हमने देखे भी हैं, जहां कुछ मीडिया कंपनियों ने कहा है या कुछ इवन गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने भी अमेरिका में कहा है कि भाई हमें आपका ये टिक नहीं चाहिए या आपका ऑथेंटिकेशन नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए और हम कोई पैसे नहीं देंगे। तो मस्क ये जो भी कुछ खेल कर रहे हैं इसके आसपास, क्या वो ट्विटर का अच्छा कर रहे हैं या उससे नुकसान होगा, थोड़े दिनों में और हमको क्लियरिटी आएगी। लेकिन फिर हाँ, एक सब्सक्रिप्शन वाली चीज तो उन्होंने शुरू कर दी है जिसको और भी कंपनियां फॉलो करते हुए नजर आएगी। आज की इस चर्चा के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया। लेट्स सी कि अगला कदम मस्क साहब क्या उठाते हैं। फिलहाल यही कहेंगे, मस्क है कि मानता नहीं। नमस्कार।